हाय। दुनिया में यहूदियों के लिए कोई देश नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद यहूदियों के लिए 2 होमलैंड बनाया गया। एक का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दूसरे जगह का नाम लगभग कोई नहीं जानता। तो आज हम बात करेंगे ज्यूइश ऑटोनोमस ऑब्लास्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रेफरेंस दूं कि ऐसे तो यहूदी लोग पूरे यूरोप में थोड़ा थोड़ा करके रहता था, लेकिन यहूदियों के सबसे ज़्यादा आबादी रशिया और जर्मनी में था। अब वीडियो में आते हैं। आमूर नदी के उत्तरी और पूर्वी इलाका ट्रीटी ऑफ आइगुन और कन्वेंशन ऑफ पीकिंग के तहत चिंग चाइना से रशियन एम्पायर के अंदर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक तकलीफ था। यहाँ के लाखों लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया जंगलों से आच्छादित है, आबादी लगभग ना के बराबर, और इसका बॉर्डर लगती है चाइना से, जो एक बड़ा साम्राज्य है। तो इस जगह को बाहर की पावर से प्रोटेक्ट करने के लिए साल 1858 में रशिया यहाँ पे आमूर कॉसक होस्ट बनाया। साल 1858 से 1882 तक यहाँ पे लगभग 40,000 मिलिट्री आबादी को बसाया गया। इसके साथ साथ इस जगह को सर्वे करने के लिए रशिया ने बहुत सारे सर्वेयर्स और कार्टोग्राफर्स को यहाँ पे भेजा। इस जगह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए साल 1899 में यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे की चीता टू व्लादिवोस्टोक सेक्शन का काम चालू हो गया था। इसीलिए अब काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे सेटल हो गया, और फाइनली 1916 में इस सेक्शन का काम खत्म हो गया। सिविल वॉर के पहले तक यहाँ का हालात ऐसा था कि यहाँ पे रहते हुए ज़्यादातर लोग किसान थे, क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पे यहाँ पे सिर्फ 2-3 रेलवे वर्कशॉप और माइंस के अलावा और कुछ नहीं था। साल 1922 में बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आने के बाद एथिज्म पॉलिसी को अपनाया, लेकिन एक तकलीफ था। इस पॉलिसी के वजह से तुर्की मुस्लिम जनजाति और यहूदी लोग सरकार के खिलाफ गुस्से में था। खैर छोड़िए, एक तो उस समय सोवियत यूनियन में यहूदियों के हालात एकदम खराब था, और दूसरा सोवियत यूनियन में सब कारखाने की मालिक सरकार है, इसीलिए यहूदी लोग छोटे छोटे व्यापार भी नहीं कर सकते थे, जिसका नतीजा साल 1924 आते आते यहूदियों के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% तक बढ़ गया। इसीलिए सोवियत गवर्नमेंट यहूदियों के लिए एक एग्रीकल्चरल सेटलमेंट कमिटी या कोमजेट का गठन किया। इसका गोल था अपने टेरिटरी के अंदर एक जगह पर यहूदियों को बसाना और यहूदियों की एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना। अब सेटलमेंट के लिए तो क्रीमिया को चुना गया, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत सारे यहूदी रहते थे। इसी समय पूरे यूरोप के अंदर ज़ायोनिस्ट मूवमेंट पूरे अफवान पर था। लोग अब एक ज्यूइश होमलैंड की मांग कर रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट फटाफट से यहूदियों के लिए देश के अंदर एक परमानेंट सेटलमेंट बनाने का फैसला लिया। लेकिन कहाँ? अब सोवियत गवर्नमेंट द्वारा आमूर नदी के उत्तरी भाग की उस जगह को यहूदियों के लिए चुना गया। सोवियत गवर्नमेंट द्वारा इस जगह को एक यहूदी सेटलमेंट बनाने के माध्यम से एक तीर 2 निशाने पर लगी। एक, होमलैंड की मांग करने वाले यहूदी लोगों को अपना एक जगह भी मिल जाएगा, और दूसरा, इतने दूर इस जगह पर जितना आबादी बढ़ेगा उतना इस जगह को जापान और चाइना से डिफेंड करना आसान होगा। लेकिन इस फैसले से कोमजेट नाराज हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम था यहाँ की क्लाइमेट। साल के लगभग 6 महीने ये इलाका बर्फ के नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पर कोई बड़ा शहर भी नहीं है। इसीलिए ज्यूइश माइग्रेशन के शुरुआती दौर पे बहुत सारे यहूदियों का मौत हुआ। बहुत प्रदर्शन हुआ इसके खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट की प्रेशर में आके फाइनली यहूदी लोगों को वहां जाना ही पड़ा। साल 1928 में इस जगह में पहले 654 यहूदी आया, लेकिन अगले साल आधे लोग ही वापस चले आए। भले ही ज्यूइश होमलैंड चाहिए हो, लेकिन इतने खराब क्लाइमेट में कौन कुत्तों की तरह रहना पसंद करेगा? इस तकलीफ में सोवियत गवर्नमेंट अब ऑफिशियली यहाँ पर ज्यूइश ऑटोनोमस ऑब्लास्ट का घोषणा किया। लोगों की सेटलमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, और यहाँ पर एक शहर का गठन किया गया। अब गवर्नमेंट लोगों को यहाँ आने के लिए इनकरेज करने लगे। यही नहीं, अब खुद को महान दिखाने के लिए गवर्नमेंट नॉन सोवियत यहूदी लोगों को भी इनकरेज किया यहाँ आके बसने को। इसीलिए धीरे धीरे यहाँ यहूदियों की आबादी बढ़ता गया। साल 1932 में 1200 नॉन सोवियत ज्यूइश यहाँ सेटल हुआ। 1939 में यहाँ यहूदियों की आबादी था 17,695। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद यहाँ पे यहूदियों की आबादी 40,000 से 50,000 तक हो गया। यहाँ अब यिद्दिश भाषा में न्यूज़पेपर और किताब भी प्रिंट होना चालू हो गया। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन अब आया 1948, जब इजराइल नामक देश का गठन हुआ। एक तो इजराइल एक आज़ाद देश है, और दूसरा ये असली ज्यूइश होमलैंड है, इसलिए कोई अब ज्यूइश ऑटोनोमस ऑब्लास्ट में गया ही नहीं, बल्कि यहाँ से लोग इजराइल में जाने लगे।
साल 1959 आते आते यहाँ जीविश पॉपुलेशन 50% तक घट गया। अब सोवियत गवर्नमेंट को चिंता होने लगा। अब गवर्नमेंट यहाँ यहूदियों के लिए पूरा सुविधा दिया। यिद्दिश भाषा में स्कूल कॉलेज चालू किया गया और इस माइग्रेशन को रोकने के लिए यहूदियों को यहाँ से बाहर जाने में पाबंदी लगा दिया। इसलिए अब अगले कुछ सालों तक यह जीविश पॉपुलेशन बैलेंस लगभग ठीक ठाक था। साल 1987 में मिखाइल गोर्बाचेव यहूदियों के ऊपर से ये पाबंदी हटा दिया और देखते ही देखते सारे यहूदी सोवियत छोड़ के इजराइल की ओर चला गया। 2010 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 1600 यहूदी अब यहाँ पे रहते हैं। भले ही रशियन के साथ साथ यिद्दिश भी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन सिर्फ बुजुर्ग यहूदी ही यिद्दिश बोल पाते हैं, बाकी सब रशियन में बात करते हैं। यहाँ पे अभी 1-2 सिनागॉग है और एक ही यूनिवर्सिटी में यिद्दिश लैंग्वेज का कोर्स होता है। तो ये थी जीविश ऑटोनोमस ऑब्लास्ट का पूरा किस्सा। यहूदी यहाँ पर खुद से नहीं आया था, उन्हें प्रेशराइज्ड किया गया था और यह जीविश होमलैंड बनाने का प्लान भी अनसक्सेसफुल था। इसलिए आज इसके बारे में उतनी बात होती नहीं, जिसका नतीजा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कोई नहीं जानता। अगर इजराइल नामक देश कभी बनता ही नहीं और सारे यहूदी यहाँ सेटल होता तो क्या होता? पहला, यहूदी लोग आज इतना आगे नहीं आ पाते। दूसरा, हिब्रू संस्कृत की तरह आज एक मुर्दा लैंग्वेज होता, सारे यहूदी रशियन बोलते थे। और तीसरा, शायद कुछ लोग आज यहूदी लोगों को नफरत नहीं करते बल्कि बहुत प्यार देते, जैसा खिलाफत के टाइम में था। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।